हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं गोवा ट्रिप के बारे में और मैं आपको गोवा ट्रिप का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक संपूर्ण जानकारी दूंगा अगर आप गोवा का प्लान कर रहे हैं तो। दोस्तों, हम गोवा का प्लान करते समय आपके मन में ऐसे बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में आते होंगे। अगर हम गोवा जाते हैं तो हम वहाँ रुकेंगे कहाँ, हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, साथ ही साथ हम कहाँ घूमेंगे और घूमने के साथ साथ हमारा बजट कितना आएगा, किस तरह से जा रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा अगर आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो। चाहे आप फैमिली के साथ जाइए, चाहे आप दोस्तों के साथ जाइए, चाहे आप कपल के साथ जाइए, चाहे आप बैचलर जाइए, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं आपको एक एक करके प्लान समझाऊंगा, तो वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं गोवा की। दोस्तों, गोवा हमारा दो भागों में बटा हुआ है। पहला तो हमारा नॉर्थ गोवा है, दूसरा हमारा साउथ गोवा, यानी कि हमारा उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। दोस्तों, बात यह आती है कि हम नॉर्थ गोवा घूमें या साउथ गोवा घूमें। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आपका बजट नॉर्मल बजट है तो आप केवल एक स्थान पर घूमिए, चाहे आप साउथ गोवा घूमिए और चाहे आप नॉर्थ गोवा घूमिए। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है और ज़्यादा जगह घूमना चाहते हैं और आपके पास बजट भी अच्छा खासा है तो आप दोनों जगह घूम सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, चाहे आप नॉर्थ गोवा घूमिए और चाहे आप साउथ गोवा घूमिए, दोनों की जगह आपको सेम मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में बेसिक अंतर वो कौन कौन सा है। देखिए दोस्तों, आप माहौल वाला एरिया चाहते हैं तो आप एक एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर है नॉर्थ गोवा। लेकिन अगर आप शांत इलाका चाहते हैं तो आप भीड़ वाला इलाका नहीं चाहते, पसंद नहीं करते हैं, तो आप साउथ गोवा ही जाइए। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप 3 दिन साउथ गोवा घूमते हैं और 3 दिन नॉर्थ गोवा घूमते हैं। तो दोस्तों, मैंने 3 दिन इसलिए कहा कि क्योंकि 3 दिन आपके लिए सफिशिएंट हैं गोवा में घूमने के लिए, इसलिए मैं आपको कहा कि 3 दिन। अगर आप दोनों जगह घूमना चाहते हैं, यानी कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा घूमते हैं, तो आप आराम से 5-6 दिन घूम सकते हैं। आप अपने हिसाब से ट्रिप बना सकते हैं 5-6 दिन का। अगर मैं नॉर्थ गोवा की बात करूं तो नॉर्थ गोवा का जो बजट है वो 10 से 20% ज़्यादा ही आएगा साउथ गोवा के मुकाबले। जो घूमने का आनंद आएगा वो आपको नॉर्थ गोवा में ही आएगा, क्योंकि आप साउथ गोवा में भी बीच पे ही घूमेंगे, पर सारी सुविधा आपको वहाँ पर भी मिलेंगी। आपको होटल मिलेंगे, बीच मिलेगी, रिसोर्ट मिलेंगे, आपको हर चीज़ मिलेगी साउथ गोवा में भी। पर बात यह होती है कि बहुत शांत प्लेस, भीड़ भाड़ वाला इलाका कम है, इस तरह से वहाँ हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा रहती है, चाहे वो आप होटल की कॉस्ट हो, चाहे आप खाने पीने की कॉस्ट हो, या फिर जो भी आप एक्टिविटी करते हैं बीच पर, उन चीज़ों की कॉस्ट साउथ गोवा में थोड़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा कि आप गोवा जाएं। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने जो होते हैं हमारे, ये वीक होते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो विंटर का सीज़न होता है तो लोग ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है, जो हमारा क्रिसमस है, यानी कि दिसंबर में क्रिसमस होता है, वो हमारा गोवा में बहुत ही फेमस जगह चर्च है वहाँ। तो वो चर्च के कारण, विंटर सीजन के कारण भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये 3 महीने होते हैं, ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाले समय होते हैं। तो बेटर यही है कि इन 3 महीनों में छोड़कर आप कभी भी घूमना जा सकते हैं। मई जून में भी आप वहाँ पर मत जाइए, क्योंकि वहाँ आपको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगेगी, तो आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप वहाँ गर्मी से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी वहाँ पर उसी पैमाने पर पड़ती है जिस पैमाने पर वहाँ पर ठंड पड़ती है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। मेरी रेकमेंड से आप पूछेंगे तो यही कहूँगा कि आप सितंबर या फिर अक्टूबर में 2 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर इन 2 महीनों में आप नहीं आ सकते हैं तो चले आइए फरवरी मार्च में, क्योंकि ये 2 मौसम हैं तो आपको घूमने में बहुत ही आनंद आएगा, साथ ही साथ आपका बजट भी बहुत कम आएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोवा पहुँचे कैसे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस से आ रहे हैं, आप बाई रोड आ रहे हैं या बाई ट्रेन आ रहे हैं या फिर आप फ्लाइट से आ रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फ्लाइट की, आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सिंपली आपको वास्को डिमा जाना पड़ेगा। वास्को डिमा हमारा पड़ता है साउथ गोवा में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है
इंडिया के बड़े एयरपोर्ट डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो बॉम्बे जाकर आप डायरेक्टली आप गोवा आ सकते हैं। चलिए, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, यहाँ 2 रूट हैं आपके लिए। या तो आप साउथ गोवा घूमना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा मडगांव या फिर वास्को डिमा। दोस्तों, वास्को डिमा हमारा रेलवे स्टेशन भी है और एयरपोर्ट भी है, लेकिन वास्को डिमा हमारा डेंटल लाइन है, यानी कि इसके आगे कोई रेलवे लाइन नहीं है। वो जो ट्रेन मिलेगी वो वहाँ कम मिलेगी। डायरेक्टली ट्रेन बहुत ही कम जाती है वास्को डिमा हमारे बड़े बड़े राज्यों या फिर बड़े बड़े शहरों से। आप कोशिश ये करिए, आप मडगांव आ जाइए और वास्को डिमा से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है, यानी कि 1 घंटे का रास्ता है। तो पहले मडगांव आ जाइए और फिर मडगांव से आप डायरेक्टली बाई रोड आप गोवा आ सकते हैं। यानी कि नॉर्थ गोवा आना चाहते हैं तो नॉर्थ गोवा, या साउथ गोवा आना चाहते हैं तो साउथ गोवा। अगर आप ट्रेन से ही वास्को डिमा तक कवर करना चाहते हैं तो आप ट्रेन से ही कवर कर सकते हैं। वो 30 किलोमीटर भी आपका बाय ट्रेन से कवर हो जाएगा, लेकिन मडगांव के बीच में आपको काफ़ी ट्रेनें मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ नॉर्थ गोवा, अगर नॉर्थ गोवा आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा थिविंग। ये थिविंग रेलवे स्टेशन हमारा मुंबई से आप होते हुए आते हैं। मुंबई रत्नागिरी होते हुए आपको मडगांव और रत्नागिरी के बीच में आपको स्टेशन पड़ेगा थिविंग, और थिविंग से होते हुए हमारा नॉर्थ गोवा कलंगोट, तो वो आपका लगभग 16 से 17 किलोमीटर पड़ जाता है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए, अगर आप नॉर्थ गोवा का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप नॉर्थ गोवा घूमना चाहते हैं तो आप थिविंग उतरिए। आप साउथ गोवा घूमना चाहते हैं तो आप वास्को डिमा जा सकते हैं, या फिर आपको ट्रेन नहीं मिलती है डायरेक्टली तो आप उस केस में आप मडगांव उतर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि आप नॉर्थ गोवा ही घूमिए। दोस्तों, देखिएगा कि आप ऑफ सीजन में घूमने जाते हैं तो आपको भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। भीड़ से तो बच सकते हैं, साउथ गोवा में भी नॉर्थ गोवा में भी तो खैर आप बच सकते हैं। अगर आप विंटर में जाते हैं तो थोड़ी बहुत भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो आप नॉर्थ गोवा ही घूमिए, आपके सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। साउथ गोवा में आप थोड़ा पैसा देकर घूम सकते हैं तो आप नॉर्थ गोवा में ही घूमिए, क्योंकि वहाँ जो माहौल है, सीन है, वो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, अब चलिए नॉर्थ गोवा मैं पहुंच गया, यानी थिविंग रेलवे स्टेशन भी आ गया, या फिर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप नॉर्थ गोवा तक पहुंच गए। नॉर्थ गोवा में सबसे पहले मैं एक देश का नाम लूँगा, वो है कलंगोट। कलंगोट एक सिटी है और वहाँ की जो बीच है उसी को हम कहते हैं कलंगोट, उसे बीच भी कहते हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध है और फेमस भी है और सबसे बड़ा बीच कह सकते हैं। कलंगोट बीच हमारा, अगर मैं मडगांव से बात करूं तो मडगांव से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वास्को डिमा से बात करूं तो वो हमारा 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप साउथ गोवा में आ रहे हैं तो अगर मैं बात करूं, आप थिविंग से आते हैं लगभग 20 किलोमीटर कलंगोट पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं, जैसे तमिलनाडु, केरला और बेंगलोर की साइड से आ रहे हैं, तो उस केस में आप मडगांव ही उतरिए। अगर आप नॉर्थ साइड से आ रहे हैं तो जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आ रहे हैं तो उस केस में आप थिविंग ही उतरिए, जो हमारा नॉर्थ गोवा में है। तो दोस्तों, हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, यानी हम थिविंग पहुंच चुके हैं। यहाँ बात आती है कि हम टैक्सी से जाएं या फिर पर्सनल गाड़ी करें। दोस्तों, मैं बाकी शहरों की तो बात नहीं करता, लेकिन आप गोवा में पर्सनली कैब करते हैं, यानी कि पर्सनली गाड़ी करते हैं, चाहे वो आप रेंट पे स्कूटी लें या फिर रेंट पे आप बाइक लें, या फिर आपको कार पसंद है, आपकी बड़ी फैमिली है, आपके साथ फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप कार रेंट पर ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कार चलाना नहीं जानते हो तो आप उस केस में टैक्सी भी ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप स्कूटी, बाइक और कार किराए पर लेते हो तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। अगर आप टैक्सी लेते हो तो आपकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो बेहतर ये है कि आप गाड़ी किराए पर ले लीजिए। अगर दोस्तों आपने स्कूटी हायर की है या किराए पर ली है तो आपको एक दिन का किराया वो है लगभग 350 रुपये, और स्कूटी की जो टाइमिंग है होती है वो शाम को 6 बजे से अगले शाम को 6 बजे तक, उनका टाइम 24 घंटे का होता है। वो आपको एक दिन का चार्ज 350 रुपये
आपसे लेंगे। अगर आप बुलेट पर जाते हैं तो आपको 700 से 800 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैं गाड़ी कैसे लूँगा, कहाँ से लूँगा, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप थिविंग रेलवे स्टेशन के बाहर आते हैं, अगर आप फ्लाइट से आते हैं और एयरपोर्ट के बाहर आते हैं, आपको बहुत सारे ब्रोकर वहाँ मिलेंगे जो कहेंगे कि आप गाड़ी हायर करना चाहते हैं या फिर आप गाड़ी किराए पर लेना चाहते हैं, तो वो हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। तो आप उनसे भी गाड़ी हायर कर सकते हैं, उन पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको सही प्राइस बताएंगे, ज़्यादा रेट नहीं बताएंगे, क्योंकि हर जगह हर ब्रोकर का रेट वही होता है 300 से 350 रुपये दिन का। गाड़ी का किराया आपको देना ही पड़ेगा। तो आप स्टेशन से बाहर निकलना, वो पहले ही आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आपके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो भी गाड़ी ड्राइव करेगा। और सिर्फ डबल सीट ही अलाउ है, ट्रिपल सीट अलाउ नहीं है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कलंगोट में रुकने की व्यवस्था। दोस्तों कलंगोट में आपको 1000 से 1500 के नीचे होटल नहीं मिलेगा, और वो भी एसी ही मिलेगा। अगर आप नॉन एसी रूम चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपकी एम्यूनिटीज़ वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। हमारी सुविधाएं हैं वो ख़राब हो सकती हैं, फिर भी 700 से 800 के बीच में किराया देना ही पड़ेगा। इससे नीचे आपको पूरे गोवा में नहीं मिलेगा। अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो 1000 से 1500 के बीच में आपको रूम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। दोस्तों होटल में आप कलंगोट में कहीं पर भी चले जाइए, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो ज़रूर ध्यान रखें, आप फैसिलिटीज़ पढ़ लीजिए कि होटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और आप वहां जाकर भी कलंगोट में बुक कर सकते हैं ऑफलाइन। लेकिन दोस्तों कोशिश ये करिए, जो कलंगोट बीच है हमारा, उस बीच के आसपास आधा किलोमीटर के दायरे में रूम लीजिए, क्योंकि जब भी आपका बीच पर घूमने का मन करे तो आप बिना किसी परेशानी से बीच पर घूम सकें। दोस्तों अगर मैं बात करूं होटल के खाने की, तो आप ऑनलाइन बुक करते समय ध्यान दें कि होटल की बुकिंग करते समय ये ऑप्शन भी आता है कि आप होटल से ही खाना मंगवाएं, तो वो चीज़ आप मत करिए, क्योंकि होटल वाले आपको फिक्स टाइम पर खाना देंगे, और अगर आपका बाहर खाने का मन है जब चाहे जब आप बाहर खा सकते हैं। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं खाने का खर्चा। दोस्तों आप थाली सिस्टम लेते हैं तो थाली के आपको 150 रुपये के आसपास पे करना होगा। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं, जब आप सितंबर अक्टूबर में मतलब गर्मी के सीज़न में जा रहे हैं, तो मैं आपको ये रेट बता रहा हूँ। यदि आप विंटर सीजन में जाएंगे तो आपको 300 रुपये प्रति थाली देना होगा, और जो होटल का किराया है वो भी 3000 से 4000 देना होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर टाइम ऑफ सीजन है अगर आपका नॉमिनल बजट है। हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि खाने पीने के होटल काफ़ी हैं। पहले हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम होती थी दोस्तों वेज खाने के लिए, लेकिन आज के समय में आपको वेज और नॉन वेज जैसा आप खाना चाहते हैं आप खाना खा सकते हैं, और होटल भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे, वेज और नॉन वेज। आपको खाना खाने और पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अब बात करते हैं घूमने का। कलंगोट बीच। दोस्तों अगर आप कलंगोट बीच जाएंगे तो वहाँ आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं, मोटर राइडिंग हो गई, पैरा राइडिंग हो गई, इन सब का कॉस्ट एक अलग कॉस्ट आता है, लेकिन आप आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों कलंगोट बीच हमारा काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी माहौल भी रहता है, लेकिन आप ज़्यादा गहराई तक मत जाइए, क्योंकि गहराई में जाने से दुर्घटना हो सकती है। बेहतर यही है आप आराम से आनंद लीजिए, चाहे आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, चाहे आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं, या फिर आप कपल के साथ जा रहे हैं, तो आप गोवा बीच का पूरा आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं अब दूसरे बीच की, वो हमारा बागा बीच। कलंगोट बीच से बागा बीच की दूरी लगभग 1-1.5 किलोमीटर की होगी। दोस्तों बागा बीच में जो बीच का पानी है वो ब्लू कलर का है, तो आप वहाँ जाकर फ़ोटोशूट करवा सकते हैं, या आप फ़ोटोशूट कर। दोस्तों एक हमारा अंजुना बीच। दोस्तों अंजुना बीच पहले ही एक ज़माने में अच्छा फेमस हुआ करता था और काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय की बात करूं तो अंजुना बीच हमारा काफ़ी गंदा बीच हो चुका है और वहां की मिट्टी भी काली हो चुकी है। अंजुना बीच तो आप जाइए ही मत दोस्तों। और अंजुना बीच पर ना कोई पब्लिक जाती है और ना ही कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी होती है, और कलंगोट से काफ़ी लंबा भी पड़ जाता है, लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है।
तो आप वहाँ मत जाइए। इसके बजाय तो आप चले जाइए कंडोल बीच। कंडोल बीच में भी बहुत सी सुविधाएं मिल जाएंगी जो आपको कलंगोट में मिली थी और बागा बीच में मिली थी। दोस्तों ये अलग अलग बीच हैं, आपको अलग अलग दर से देखने को मिल जाएंगे और आपको फ़ोटो शूट करने के लिए प्लेस भी मिलेंगे। आप लोग अलग अलग बीच पर ये एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कलंगोट में कहाँ कहाँ घूमें। दोस्तों कलंगोट में एक जगह है जो हमारे 11 से 12 किलोमीटर पड़ेगा, अगोड़ा फोर्ट। दोस्तों अगोड़ा फोर्ट अंग्रेज़ों के ज़माने का है, वो एक किला है। अगोड़ा फोर्ट में भी आप जा सकते हैं, पुराने पत्थर से जो बना हुआ है वो किला है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। अगर आपके पास पर्सनली गाड़ी है, अगर नहीं है तो आप टैक्सी हायर भी कर सकते हैं। आप वहाँ जाना क्योंकि काफ़ी अच्छा है और फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं। अब हम अगोड़ा फोर्ट से वापस आते हैं। आते समय यानी कि आप कलंगोट की तरफ वापस आएंगे तो रास्ते में एक जगह पड़ेगी जो कि अगोड़ा फोर्ट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है शिनुकुरिम बीच। और आप वहाँ ज़रूर जाएगा क्योंकि वहाँ में बहुत ही अच्छा नज़ारा है फ़ोटोशूट करने के लिए। वहाँ पर समुद्र के बीचों बीच पत्थर से किला बना हुआ है, तो आप वहाँ पर भी फ़ोटोशूट कर सकते हैं। आप वहाँ रह सकते हैं और बीच का फुल आनंद उठा सकते हैं। आप अगर चर्च में जाना चाहते हैं तो गोवा में बहुत बड़े बड़े चर्च भी हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बजट के, कितना खर्चा आएगा गोवा ट्रिप में, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वो बिना किसी शॉपिंग और बिना किसी एक्टिविटी इनको हटा के, साथ साथ में अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंक करते हैं तो इन सारे कॉस्ट को हटाकर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको गाड़ी का खर्चा, खाना पीने का खर्चा, रूम का खर्चा, वो बजट लगभग आपका 3 से 4 हज़ार तक पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का गोवा ट्रिप का प्लान।